हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य उपाध्याय और आज हम एक जेंगो बेस्ड ब्लॉगिंग एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जो कि वेब एप्लीकेशन होने वाला है आपकी वेबसाइट। और उसका बैकएंड हम जेंगो फ्रेमवर्क से लिखने वाले हैं। सो बेसिकली जेंगो के बारे में मैं ओवरव्यू नहीं दूंगा, बस जेंगो के बारे में बस इतना बता देता हूँ कि जेंगो एक वेब फ्रेमवर्क है। जेंगो फ्रेमवर्क एक वेब फ्रेमवर्क है और बहुत सारे लोगों के बीच में डिफरेंस ये नहीं पता कर पाते हैं कि जेंगो फ्रेमवर्क और जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं कि जो जेंगो फ्रेमवर्क है वो बेसिकली वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज़ होता है, और जो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क है वो वेब एप्लीकेशन और एपीआईज बनाने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। मैं आगे वीडियो वीडियो में आपको अगले वीडियो में जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के बारे में भी बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट। उसका पूरा फ्रंट एंड और CRUD ऑपरेशन देखेंगे। क्रिएट, डिलीट, अपडेट, ये सारे ऑपरेशंस हम उस वेबसाइट में देखेंगे और अपने बैकएंड में उस सारे डेटा को स्टोर करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। आपको सबसे पहले आके अपने जो आपका डेस्कटॉप है वहाँ पे आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए। इस फ़ोल्डर को आप सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे ये जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होने वाली है। मतलब आप प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाते बनाते ही जेंगो सीख जाएंगे। मैं आपको टोटल हर एक चीज़ बता दूंगा। जेंगो की जो ऑपरेशन होती है, जेंगो में क्या क्या होता है, जेंगो स्टार्टिंग और बेसिक से लेके ऑथेंटिकेशन तक, इन सारी वीडियो में आपको इसी वीडियो में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ से कुछ कमांड्स रन करने पड़ेंगे, और मैं आपको बाद में वीडियो में बाद में ये भी बता दूंगा कि ये कमांड्स कैसे, कहाँ से लिखें, क्योंकि ये कमांड्स याद नहीं करने रहते, ये कमांड्स सारे लिखने रहते हैं और आपकी प्रैक्टिस से आपके मन में याद आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जेंगो, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जेंगो क्या क्या है। तो जेंगो एक फ्रेमवर्क है, वेब फ्रेमवर्क, जो कि एमवीटी पे चलता है। एमवीटी का मतलब होता है मॉडल व्यू टेम्पलेट। मॉडल का मतलब होता है, आप सीधे रिलेट कर सकते हैं कि आपका डेटाबेस। व्यू जो है वो कंट्रोलर है और टेम्पलेट एक एचटीएमएल का पेज हो सकता है। तो गाइस, जैसे कि आप व्यूज़ के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपकी व्यूज़ नाम की फ़ोल्डर है। मैं अभी आप जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगी, तो व्यूज़ नाम की एक फ़ोल्डर आपको मिलेगी, फाइल व्यूज़ डॉट पी वाई करके। तो व्यूज़ में बेसिकली हम करते क्या है, व्यूज़ में अपने सारे जितने भी लॉजिक्स होते हैं, जो भी अपने ऑपरेशंस होते हैं, जो मेन वर्क होता है आपके वेबसाइट का, कि अगर ये यूआरएल हिट हो रहा है तो इसके बाद अभी क्या होना चाहिए, किस तरीके से। बेसिकली व्यूज़ क्या करता है ना, व्यूज़ डेटाबेस से आपको डेटा दिखाता है, और व्यूज़ के जरिए आप डेटा को अपने डेटाबेस में स्टोर करवा पाते हैं। मतलब व्यूज़ एज ए कंट्रोलर काम करता है यहाँ पर, कि अगर आपका कोई फ्रंट एंड वेबसाइट है, तो उस फ्रंट एंड वेबसाइट से आपने अगर कोई डेटा भेजा या फिर रिक्वेस्ट की, तो वो किस तरीके से आपके आपके ही यूज़र पे, आपके लॉगिन पे वो डेटा कैसे शो करता है, या फिर आपने कोई डेटा वहाँ से भेजा कि ये डेटा स्टोर करवाना है, तो वो किस तरीके से डेटाबेस में स्टोर होगा, ये सारी चीज़ें आपकी व्यूज़ करती हैं। और इसीलिए ये बैकएंड कहलाता है कि आप डेटाबेस से मैपिंग कर पाते हैं। आपको पहले चीज़ मैं समराइज़ कर देता हूँ। होता क्या है कि आपको अगर कोई डेटा अपने फ्रंट एंड से आपके डेटाबेस में सेंड करना है, तो आप बैकएंड जेंगो में जेंगो यूज़ करेंगे, और उसमें व्यूज़ डॉट पी वाई नाम की एक एप्लीकेशन, सॉरी, एक फ़ोल्डर होगी जो आप यूज़ करेंगे, और वो एक कंट्रोलर जैसे वर्क करेगा। वहीं दूसरी चीज़, आपको अगर कोई क्लाइंट या फिर आप एज ए यूज़र, अगर कोई डेटा, अपनी डेटा जो है स्टोर्ड है किसी डेटाबेस में, तो अगर आप चाहते हैं कि वो डेटा वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके डेटाबेस से आप देखना चाहते हैं, तो वो भी व्यूज़ में होता है एज अ कंट्रोलर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वेबसाइट को बनाना। वेबसाइट, मैं इस वीडियो में फुल स्टैक एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने वाला हूँ, जिसमें डेटाबेस भी आप ही हैंडल करेंगे, फ्रंट एंड और बैक एंड भी आप ही हैंडल करेंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कमांड लिखना पड़ेगा। जेंगो में ये सारी चीज़ें आपको दे दूंगा। स्टार्ट प्रोजेक्ट, और यहाँ पे आप बेसिकली एक प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं, जैसे जो कोर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोर नाम का एक प्रोजेक्ट बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपली यहाँ से सीडी कोर भी जा सकता हूँ, लेकिन मुझे बार बार ऐसे जाना पड़ेगा कोर में। मुझे सारी कमांड्स अब कोर में ही रन करवानी है। तो मैं क्या करूँगा, इस कोर को ही डायरेक्टली अपने वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपको एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा जिसमें आप सारी अपने सब कुछ बैकएंड की सारी चीज़ें लिखेंगे। तो वो करने के लिए आपको जेंगो, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या लिखना है। मैं आपको कोड भी अपने गिटहब पे रेपो पे भेज दूँगा और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आपको सिंपली ये कमांड लिखनी है और आपके जो फ़ोल्डर है उसमें एक कोर नाम का एक और फ़ोल्डर बन जाएगा, और उसके बाद उसके साथ ही आपको एक manage.py नाम का एक और फाइल भी मिलेगा। इसी ये आपका जो manage.py है, ये आपकी मेन पाइथन की फाइल होगी, और मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि आपको कैसे सेटअप करना है अपने प्रोजेक्ट का। उसके बाद मैं अब यूज़ करूँगा अपना manage.py। उसके बाद मैं एक एप्लीकेशन स्टार्ट करूँगा और एप्लीकेशन का नाम दूंगा मैं ब्लॉग। ये देखिए, जैसे ही मैंने एंटर हिट किया, उसके बाद यहाँ पे एक ब्लॉग नाम का जो एप्लीकेशन है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो बेसिकली क्या होगा ना कि हमारे जो मेन प्रोजेक्ट होगा वो मेन प्रोजेक्ट अपना कोर होगा। कोर्स में ही अपने सेटिंग्स होंगे, और इसके बाद इसके साथ ये manage.py भी आता है जब आप एक प्रोजेक्ट करते हैं। और इसी manage.py को यूज़ करके आप अपने डेटाबेस में माइग्रेशन अप्लाई करेंगे, माइग्रेट करेंगे, और क्रिएट यूज़र करना हो तो आप इसी manage.py को रन करके अपने आगे की कमांड्स यूज़ करके आप ये सब काम कर सकते हैं। तो ये है कोर। इससे हमें मतलब है नहीं। मेरा जो पूरा मतलब है, मेरा जो एक्चुअल एप्लीकेशन है ना, ये एक्चुअल एप्लीकेशन मेरा ब्लॉग है। इसी में आपको सारी चीज़ें आपको जो हैंडल करनी है ना, ये सारी चीज़ें आपको ब्लॉग में ही हैंडल करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि जेंगो में मॉडल व्यू और टेम्पलेट होता है। आपको यहाँ पे मॉडल दिख रही होगी। मैं बता दूं कि मॉडल जो होता है, मॉडल आप एक डेटाबेस से रिलेट कर सकते हैं। कि मॉडल में हम क्लासेस बनाते हैं, और मुझे ये तो बतानी ज़रूरी नहीं है कि क्लासेस क्या होते हैं। अगर नहीं जानते तो फिर भी बता दूं कि क्लासेस, बेसिकली हम क्लासेस बनाते हैं बहुत सारे मेथड्स को, वेरिएबल्स को एक साथ, एक एक टाइप के मेथड से वेरिएबल को एक साथ हम बाउंड करके उसको एक क्लास में रख देते हैं, और वो एक ब्लूप्रिंट जैसा हो बन जाता है। ब्लूप्रिंट माने कि जब भी आप आर्किटेक्चर से अपना घर बनवाने जाते हैं तो आपको एक ब्लूप्रिंट वो तैयार करके देता है, मतलब एक नक्शा तैयार करके देता है। फिर आप चाहें तो उस नक्शे से रिलेटेड, उस नक्शे पे बेस्ड आप हजारों ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो बेसिकली क्लास भी उसी तरीके से काम करता है कि एक सिंपल नक्शा तैयार करके दे देता है कि अब जब भी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हो तो सिंपली आप उस नक्शे के से ही रिलेटेड, उसी पे बेस्ड आप अपना पूरा जो घर है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मॉडल में आप क्लास लिखेंगे, सिंपली बहुत सारा ऐसे जो जितने भी रिलेटेड क्लास होंगे, क्लास से रिलेटेड जितने भी वेरिएबल्स होंगे, डेटा होंगे, वो सारी चीज़ें आप उसी क्लास में लिखेंगे। अगर आपको दूसरी चीज़, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको घर बनवाना है तो आप घर से रिलेटेड एक क्लास लिखिए, ऐसे क्लास हाउस, ऐसे आप हाउस लिख सकते हैं, इसमें सारी वेरिएबल्स लिख सकते हैं। वैसे ही आप अगर कॉलेज बनवाना है, स्कूल बनवाना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहला काम, स्टार्टिंग काम जो होगा वो सबसे पहले हम अपने कोर में आएंगे, और कोर में जाके अपने सेटिंग्स में यहाँ पे आप जब नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो आपको एक मिलेगा इंस्टॉल्ड ऐप्स। तो इंस्टॉल्ड ऐप्स में बेसिकली हम क्या करते हैं ना
कि आपके जितने भी आपके इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होंगे उसको आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना होगा, बताना होगा कि आपने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है। तो सबसे पहले मैंने जो एप्लीकेशन अभी स्टार्ट एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट किया था और इस एप्लीकेशन का नाम है ब्लॉग। तो मैं यहाँ पे सिंपली जाके ब्लॉग लिख दूंगा और ये मेरा जो एप्लीकेशन है ये ये मेरे सेटिंग में रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, एक और चीज़ मुझे चाहिए इस पूरे प्रोजेक्ट में। मैंने आपको बताया मॉडल व्यू टेम्पलेट, हमने मॉडल देख लिया, व्यू देख लिया, टेम्पलेट नहीं देखा, तो मैं एक टेम्पलेट नाम का सिंपल फोल्डर बना देता हूँ। फिर क्या करना है कि आपको यहाँ पे इसे सेटिंग में आपने जैसे इंस्टॉल्ड अपने ऐप में ब्लॉग नाम का एक एप्लीकेशन जो आपने बनाया था, वो पहला काम, इस प्रोजेक्ट का पहला काम यही होगा कि आप एप्लीकेशन बनाइए, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में जाके रजिस्टर करिए। उसके बाद दूसरा काम, अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में टेम्पलेट्स भी शो करवाने हैं, आप फॉर्म्स पे भी काम चलवा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में टेम्पलेट यूज़ करने वाला हूँ। तो बेसिकली आप करेंगे क्या कि आपको बेस डायरेक्टरी से आपको ये टेम्पलेट नाम की फ़ोल्डर ऐड करनी होगी कि जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को रन करें तो फ्रंट एंड में आपके इसी टेम्पलेट के जितने भी वेब पेजेस होंगे वो सारे रन करें। तो सिंपली मैं ये लिखूँगा आपको, जो ये ऐसे लिखते हैं os.path.join। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिकली एक बार सीखने के बाद आप इंटरनेट पे जाके गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि कैसे आप बेस डायरेक्टरी और टेम्पलेट को ज्वाइन करते हैं। ये आपको सिंटेक्स निकाल के दे देगा। सॉरी, तो यहाँ पे टेम्पलेट होगा, ये हो गया। तो मैं यहाँ पे ये दिख रहा है कि ओएस में ओएस नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ओएस को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो अभी ओएस जो पैकेज है वो इंपोर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या कर रहे हैं कि आपको बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब है कि बेस डायरेक्टरी, आपकी जो बेस फाइल होगी, आपकी जो मेमोरी होगी इसकी, उससे आप टेम्पलेट को भी ऐड कर रहे हैं, मतलब ज्वाइन कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है, और किसको ज्वाइन कर रहे हैं, पाथ को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब दो काम हो गया अपना। तीसरा काम हमें है, आपको स्टैटिक यूआरएल को कॉन्फ़िगर करना है। स्टैटिक यूआरएल मैं आपको बता दूंगा बाद में। अभी फ़िलहाल चलते हैं अपने मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को बनाना। तो उसके बाद आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा कि दूसरा काम, पहला काम तो ये कि आपको टेम्पलेट में अपना टेम्पलेट रजिस्टर करना है, और दूसरा काम ये कि आपको एप्लीकेशन जो आपने बनाया है वो आपको एप्लीकेशन ऐड करना है। फिर तीसरा काम आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये करना है कि आपको अपने यूआरएल्स में जानी है। यूआरएल्स में जाने के बाद आप यहाँ से सिंपली देखो, मैं बता देता हूँ यूआरएल कैसे वर्क करता है। और यहाँ पे इंक्लूड क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली जो ब्लॉग का यूआरएल्स को इंक्लूड कर लूँगा। फिर ये कह रहा है कि इंक्लूड नाम का पैकेज नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो django.urls के ही अंदर एक इंक्लूड नाम का ही मेथड आता है, आप जब इंक्लूड करेंगे तो ये हो चुका। तो मैं सिंपली ये बता दूँ ना कि देखो ये कैसे वर्क कैसे करेगा। बेसिकली जब भी आप अपनी यूआरएल में आपकी एक यूआरएल बन के आएगी, जब आप अपना प्रोजेक्ट रन करेंगे तो किसी पोर्ट और यूआरएल पे आपकी प्रोजेक्ट रन करेगी। उसमें आप अगर ब्लॉग लिखते हैं तो ब्लॉग के आगे, मतलब आगे भी मैं आपको बता दूंगा, अभी फ़िलहाल मैं समझा देता हूँ कि जितने भी ब्लॉग के यूआरएल्स हैं वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब आप जैसे ही ब्लॉग फायर करोगे तो आपके ब्लॉग के आगे, ये स्लैश के आगे ब्लॉग के यूआरएल्स, मतलब जो आपने एप्लीकेशन बनाया है उसमें आपका एक यूआरएल क्रिएट कर लो। तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन में आओ, यहाँ पे एक urls.py क्रिएट कर लो। तो इस यूआरएल में आप जितने भी राउट्स लिखोगे, यूआरएल्स लिखोगे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इंक्लूड कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपने प्रोजेक्ट को लिखना, अपना जो है उसको लिखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना,
हम सबसे पहले एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। टेम्पलेट कैसा होगा, आप सिंपली एक मैं स्टार्ट करता हूँ। टेम्पलेट एक नेविगेशन क्रिएट कर लेता हूँ, नेविगेशन बार navigation.html। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ पे अभी HTML यूज़ नहीं करूँगा, मैं सीधे बूटस्ट्रैप से कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। अगर आप चाहें तो आप HTML भी अपने खुद से नेविगेशन लिख सकते हैं। आप जेंगो भी यूज़ कर सकते हैं इसके में। मैं अगले वीडियो में जेंगो से रिलेटेड वीडियो लाऊंगा। जेंगो प्लस को ये जेंगो और रिएक्ट दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, बेसिकली आपको जो नेविगेशन डॉट एच टी एम एल है, इसमें आपको एक सिंपल एच टी एम एल की कोड लिखनी है। तो मैं यहाँ पे नेविगेशन, या फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ होम से, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं बेसिकली करके आ रहा हूँ कि मैं एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहा हूँ। ब्लॉगिंग वेबसाइट से जो भी ब्लॉग यूज़र लिखेगा उसके ब्लॉग्स को हमें डेटाबेस में स्टोर करवाना है, और ब्लॉग्स को डेटाबेस से शो करवाना है, और ब्लॉग्स को डिलीट करवाना है और अपडेट करवाना है। यही 4 काम हमें करना है, क्रिएट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है और शो करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले नेविगेशन स्टार्ट करता हूँ। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे सर्च करता हूँ सिंपल बूट स्ट्रैप। सर्च कर दो, बूटस्ट्रैप यहाँ पे खुल के आएगा। आप बूटस्ट्रैप को जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आप सिंपल लिखो एक नेवी, देखो नेविगेशन। ठीक है, मैंने नेविगेशन लिख दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेव है और नेप टैब लिख यहाँ पे है। ठीक है, तो नेप टैब कहाँ है, फिर से सर्च कर लें क्या। हाँ, ये आ गया नेप टैब, नेप टैब। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा एक नेविगेशन हो जाएगा। फिर मैं देखता हूँ आगे। एक ये यूज़ कर सकते हैं हम, आप यहाँ से कोड कॉपी करें और यहाँ से पेस्ट कर दें, आपका नेविगेशन क्रिएट हो जाएगा। तो मैं बेसिकली कौन सा लूँ, कोई भी ले सकते हैं आप आपका आपकी मर्जी, आप जो जैसा मन करे वैसा ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से सिंपल यही उठा लेता हूँ, यहाँ से मैं उठा लेता हूँ इसको अपने नेविगेशन में। मैं इसको जो फोल्डर था पुराना वाला उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक टिप बनाऊंगा, और इस टिप में आप सिंपली क्या करो, आपने जो कॉपी किया है उसको आप यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। इसको आप यहाँ से एक्टिव से हटा सकते हैं, ब्लू ब्लू लाइन दिख रही थी वो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक सकते हैं होम, और होम पे आपकी जो होनी चाहिए, जो रेफरेंस करना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए आपका ब्लॉग। अभी हम सारे यूआरएल्स को बनाएंगे। ठीक है, और ये ओके, होम हो गया। और हम स्टार्टिंग में अभी नेविगेशन ही, चलो होम ही कर देते हैं, होम। ठीक है, ओके होम, और यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे होम ही लिख देते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमारा नेविगेशन हो गया। मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ कि अब ये वर्क कैसे करता है। तो अब आप जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से आप सिंपली ये जो है कोर की यूआरएल है, यहाँ से आप कॉपी करिए, और कोर की यूआरएल जो है एज इट इज़ यहाँ पे लाके आप पेस्ट कर दीजिए। यहाँ से आप ये हटाइए, और इसमें आपको पाथ ऐड करना है एज इट इज़ सेम। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आपको अपनी जो आपका जो सर्वर जिस पे चल रहा है वो लिखना पड़ेगा। वो तो ऑटोमेटिक 127.0.1 कॉलन 8000 पे आपकी रन करेगी। वो तो बेसिक सी बात है, प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, होम, मतलब ब्लॉग के बाद। मैं अब आपको क्लियर हो जाएगा कि जब मैं यहाँ पे यूआरएल खोलूँगा तो आपको आपको ब्लॉग के बाद जब भी आप होम लिखोगे, मतलब यहाँ से ब्लॉग के बाद जब भी आप होम लिखोगे तो आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी एक होम नाम की जो व्यू है उसमें से आपकी होम नाम की एक एक फंक्शन ओपन हो जानी चाहिए। तो आपको सबसे पहले इस होम नाम के फंक्शन को अपने व्यू से इंपोर्ट करना है। तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, फ्रॉम डॉट व्यूज इम्पोर्ट इम्पोर्ट
एस्ट्रिक्स मतलब सारी चीज़ें व्यूज़ से सब कुछ हम इंपोर्ट करवा लेंगे। और यहाँ पे ये एरर इसलिए दिख रहा है क्योंकि अपने व्यूज़ में अभी हमने कुछ लिखा नहीं है, तो हम सिंपली क्या लिख देते हैं कि अपने होम में जाके सबसे पहले व्यूज़ में जाएंगे और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि पाइथन सेम आप पाइथन यूज़ करोगे, इसमें सारे सिंटेक्सेस पाइथन के ही होंगे। तो पाइथन की भी वीडियो आगे आ जाएगी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे होम लिखूँगा और इसमें एक चीज़ पास कर दूंगा, रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट का मतलब है कि ये रन करे और इसमें एक रिक्वेस्ट आए, हमेशा एक रिक्वेस्ट आती है। रिक्वेस्ट का मतलब है कि यूज़र कुछ किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, क्लाइंट जो है किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो डेटा स्टोर करवाने के लिए हो या फिर वो डेटा रिट्रीव करने के लिए हो, डिलीट करने के लिए हो, कुछ भी करने के लिए हो, वो स्टोर करने के लिए सॉरी, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब वो बिना रिक्वेस्ट किए हम कुछ भी नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, ओके, रिक्वेस्ट हो गया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे ही होम पे क्लिक हो, मैं फिर से आपको बता देता हूँ क्या होगा कि जैसे ही होम नाम का वेरिएबल कॉल होगा तो ये चीज़ सीधे कॉल हो जाएगी। ये चीज़ जैसे ही फायर होगी, होम नाम की जो यूआरएल है वो जैसे ही फायर होगी, तो हमें सीधे सीधे क्या करना है कि अपने होम नाम के फंक्शन को कॉल कर देना है। अब होम नाम का फंक्शन आपका बेसिकली क्या करेगा? होम नाम का फंक्शन सबसे पहले आपको एक HTML पेज को रेंडर करवाएगा। HTML पेज को सिंपली आपको रेंडर करवाना है अपने HTML पे, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके लिए यही है कि ये आपको एक HTML का पेज रेंडर करवाना ही करवाना है। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम रेंडर लिख देंगे और रेंडर में सिंपल सा जो HTML पेज आपने बनाया है अपने रिक्वेस्ट के साथ, वो आप अपने नेविगेशन जो भी आपने बनाया है navigation.html, वो आपको इस होम पे जैसे ही क्लिक हो ये चीज़ खुल के आ जाए। मैं थोड़ा सा अपने जेंगो को अच्छा कर लेता हूँ क्योंकि जेंगो को इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिंपली जाता हूँ और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको और इसको भी कॉपी कर लेते हैं। और जो आपने नेविगेशन बनाई है उसमें आप सिंपली जाके यहाँ पे लिंक कर सकते हो और ये लिंक हो गई। ठीक है, लिंक हो गई, यहाँ से थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। ठीक है, ये शायद दोनों स्क्रिप्ट ही लिंक हो गई क्या, आई थिंक दोनों स्क्रिप्ट ही लिंक हो गई, सॉरी स्क्रिप्ट लिंक नहीं हुई, यहाँ से लिंक, ओके। ओके, अब हमारा जो है हमने स्क्रिप्ट को भी ऐड कर दिया है जो कि बूटस्ट्रैप से सीधे आ रहा है, और बूटस्ट्रैप को भी ऐड कर दिया है हमने, जो भी CSS है हमारा और जो जावा स्क्रिप्ट है वो सब कुछ हमने ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे अब अपने प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपने एक काम कर दिया, आपने सिंपली क्या किया, यूआरएल को जब आप फायर करेंगे तो आपका एक HTML फाइल ओपन होके आएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ से जाके रन सर्वर पर क्लिक करूँगा तो एक सिंपल सा सर्वर ओपन हो जाएगा। जो अभी मैं बात कर रहा था, इसी सर्वर पे आपकी जो डेवलपमेंट हो रही है वो इसी सर्वर पे हो रही है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि दो यूआरएल्स आपने सेट करके रखे हैं, पहला जो एडमिन यूआरएल और दूसरा ब्लॉग यूआरएल। मैं अब देखो क्या होता है, मैंने क्या किया है, अपने जो कोर प्रोजेक्ट है, कोर प्रोजेक्ट में जाके, कोर प्रोजेक्ट में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले जो स्टार्ट होगी ना वो कोर ही स्टार्ट होगी। इसमें जब आप यूआरएल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपने दो पाथ सेट किए हैं। पहला क्या होगा कि जब भी आप एडमिन फायर करेंगे तो आपका एडमिन साइट खुल जाएगा। ये एक फंक्शन जैसे आप ट्रीट कर सकते हैं कि एडमिन का साइट का यूआरएल हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ देखो, यहाँ पे एक फंक्शन ही है, फंक्शन ओपन होगा। ठीक है, इसकी कोई काम नहीं है। तो उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद दूसरा जो चीज़ है ब्लॉक, ब्लॉक के आगे
कुछ भी लगाओ, क्या लगा सकते हैं आप, ब्लॉग्स के यूआरएल्स लगा सकते हैं, ब्लॉग्स के यूआरएल्स। अब आप ब्लॉग्स के यूआरएल्स यहाँ पे जाके अब देखेंगे तो ब्लॉग्स के यूआरएल्स अभी भी यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। ओके, आ गया, ठीक। ब्लॉग्स के यूआरएल्स यहाँ से जाके ऐड हो जाएंगे। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से, अगर मैं आपको दिखा दूँ कि अगर अब मैं ब्लॉग फायर कर दूँ, ठीक है, तो ब्लॉग फायर करते मेरे सामने क्या दिख रहा है, एक होम नाम का एक और यूआरएल दिख रहा है। और जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूँगा, आपके सामने जो भी मैंने एचटीएमएल पेज बनाई थी वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरी एचटीएमएल की सिंपल पेज थी और ये ओपन हो चुकी है। अब क्या होगा कि मैं, आप देख चुके कि वो जो व्यू है वो कैसे काम कर रहा है। व्यू बेसिकली आपको, जो आपकी जो चीज़ें हैं वो शो कराने के लिए काम करता है, ठीक है। और आप अगर यहाँ से कोई फॉर्म बनाते हैं या फिर लॉगिन करते हैं या फिर रजिस्टर करते हैं, तो उस रजिस्टर लॉगिन को जाके आपके डेटाबेस में रजिस्टर को, जो भी आपने जो भी आप डाल रहे हैं, यूज़र नेम, लेट्स से पासवर्ड, जो भी आप डाल रहे हैं वो आपके डेटाबेस में जाके स्टोर होगा, एक टेबल क्रिएट होगी बेसिकली। अब जब भी आपको लॉगिन करना है तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है, आप सिंपली सोच सकते हैं कि अगर आपका कोई डेटा है वो हमने किसी डेटाबेस में स्टोर करवाया है, तो उस चीज़ को आपको सिंपली लॉगिन भी करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए क्या 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 होता होगा, आप आपने जो भी डेटा डाले हैं, यूज़र नेम, लेट्स से पासवर्ड, तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड एक टेबल में जाके चेक होगी कि क्या उस टेबल में इस यूज़र नेम, ये यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है तो उसको ऑथेंटिकेट करो, उसके बाद लॉगिन करो। तो ये सारी काम जो है ना, ये सारा काम व्यूज से होगा, ठीक है। हमने ये चीज़ बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली जाके एक, उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आएगा कि आप एक ब्लॉग ऐड करने की HTML बना लो फाइल, यहाँ से .html। अब ब्लॉगिंग ऐड करनी है, तो ब्लॉगिंग ऐड करने के लिए सबसे पहले आप, मैंने फिर से बताया था, शुरुआत में भी बताया था वीडियो के, कि आपको बेसिकली क्या करना है कि एक डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस का मतलब है, मॉडल्स में जब आप जाएंगे तो आपको सिंपल एक क्लास क्रिएट करना है, आपको एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करना है कि, अब ब्लूप्रिंट अपने केस में क्या क्रिएट होगा, ब्लॉक से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगी। जैसे मैं बता दूं कि घर, अगर आपको घर की ब्लूप्रिंट तैयार करवानी है तो आप यही करेंगे कि एक किचन होगा, दो रूम्स होंगे, एक बालकनी होगी, सीढ़ी होगी, ऐसे आप चीज़ें, मतलब आप एज्यूम करके जितने भी चीज़ें हैं वो ऐड करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सिंपली हम भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं, ठीक है। और क्लास बनाने के लिए, क्लास आप किस चीज़ का बनाएंगे, क्लास आप बनाएंगे, देखो ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, एक इनहेरिट करेंगे इस मॉडल नाम की, पहले से ही ये एक अलग क्लास है, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अलग ही क्लास है। इस मॉडल की जितने भी प्रॉपर्टी होंगी आप इस ब्लॉक में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस मॉडल, ये जो मॉडल है इसमें आप सीधे सीधे क्रिएट कर सकते हैं कैरेक्टर फील्ड, इंटीजर फील्ड में आपको अभी करके दिखाता हूँ, वो सारी चीज़ें इसी मॉडल से आई हुई हैं। तो आप खुद सोचो कि ब्लॉग शुरू करने के लिए, ब्लॉग के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। तो मेरे हिसाब से पता चलता है कि ब्लॉग के लिए सबसे पहले आपको ब्लॉग नेम चाहिए। तो ब्लॉग नेम कैसा होगा, ब्लॉग नेम ये, ब्लॉग नेम सिंपली कैरेक्टर टाइप का होगा, कैरेक्टर फील्ड, इसमें आप मैक्सिमम लेंथ दे सकते हैं, ब्लॉग नेम मैक्सिमम लेंथ, नल इक्वल टू ट्रू, ब्लैंक ट्रू, ठीक है। नल को ट्रू कर दिया, ब्लैंक को ट्रू कर दिया, इसका मतलब कि यहाँ पे इस इस जो ये वेरिएबल है इसमें नल भी आ सकता है और ब्लैंक भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ब्लॉग नेम हो गया। ब्लॉग नेम के बाद, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या दिखेंगी, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन सेम, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, और मैक्सिमम लेंथ 2000 कर देते हैं।
और एक और चीज़ क्या हो जाएगी, ब्लॉग इमेज के नेम जो है वो आपको सही सही लिखने पड़ेंगे, नहीं तो एरर नहीं भी होगी और फिर भी आपको आपका टाइम ये खींच के ले जा सकता है। आपको सिंपली क्या करना है, अपलोड, इम्पॉर्टेंट यही होता है अपलोड कहाँ पे करना है, अपलोड टू, अपलोड टू कहाँ पे कर दें, ब्लॉग, यहाँ ऐसे ब्लॉग इमेजेस, ब्लॉग इमेजेस में जाके अपलोड कर दो। ठीक है, मैंने डेटाबेस बना दिया, हाँ, ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया कि अब हम ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट करेंगे तो मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ से रिलेटेड है कि जब भी टेबल क्रिएट करेंगे तो उसमें 3 चीज़ें होंगी ही होंगी। आपका एक ब्लॉग नेम होगा, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन और ब्लॉग इमेज होगा। तो आप सिंपली जाके क्या करो कि आपकी आप ये तो बना दिया आपने, व्यूज़ बना दिया। अब आपको एक टेबल बना देना है। टेबल बनाने के लिए आपको जो डेटाबेस है उसमें एक टेबल बन के आ जाएगी। आपको एक कमांड रन करना पड़ेगा सिंपल सा, मैं लिख देता हूँ पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, और आपको लिखना पड़ेगा मेक माइग्रेशंस। माइग्रेशंस मेक किए, सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, एक मॉडल क्रिएट हो गया, मतलब एक टेबल क्रिएट हो गई। अब टेबल में क्या क्या, हेडर होगा, ब्लॉग नेम होगा, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन होगा, ब्लॉग इमेज होगा। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है कि आपको माइग्रेट कर देना है। अब ये टेबल क्रिएट हो जाएगा, फाइनली टेबल क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद मैं दिखा देता हूँ कि अब ठीक है, अब हमने ये करवा दिया। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि अब सिंपली जाके अपने जो भी HTML आपने बनाया है, यहाँ पे HTML से आपसे मतलब आप क्या कर सकते हैं कि इस HTML से अभी मैं बना के ही दिखा देता हूँ। आप सिंपली जाएंगे अपने बूटस्ट्रैप पर, यहाँ पे सर्च करेंगे फॉर्म्स, और फॉर्म सर्च करते ही आपको कुछ फॉर्म मिलेगा, नहीं हो रहा, ईमेल लॉगिन ऐसे सर्च करो, लॉगिन कुछ भी जहाँ से आप डेटा उठा सकते हो। फॉर्म, फॉर्म सर्च करके देखते हैं, FOR फॉर्म। ठीक है, एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ से हमने फॉर्म उठा लेते हैं यहाँ से, और फॉर्म को यहाँ पे सबसे पहले तो एक वॉलेट पेज को लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ऐड ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग ऐड कर दिया। फिर इसको एक टिप में नहीं डालते हैं, ऐसे ही रखने देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी 2 चीज़ें यहाँ से उठाओ और कॉपी करो और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो कि आपका जो भी जावा स्क्रिप्ट है और जो भी लिंक है CSS की वो ऐड हो जाए, सॉरी। उसके बाद अब क्या करना है कि ये ब्लॉग में हमने 3 चीज़ें दिया था, क्या क्या दिया था, इसको आप हटा सकते हो, इसको आप हटा दो, क्लास रहने दो। यहाँ पे क्या करो कि ब्लॉग नेम, ब्लॉग नेम कर दिया हमने, और इनपुट टाइप क्या होगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो जाएगा, क्लास फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, आईडी यहाँ से हटा देते हैं, आईडी आप रख सकते हैं अगर आप खुद से ही HTML बना रहे हैं तो खुद से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हटा दो, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ब्लॉग नेम हो गया। उसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देनी होगी, क्या देनी होगी, आपने जिस भी वेरिएबल में स्टोर करवाया है अपने डेटाबेस में, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसको मैं काट देता हूँ, सेव कर लेते हैं। ओके, आपने अगर ब्लॉग नेम बनाया है तो ब्लॉग नेम को आप यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लो, और मैं आगे करके दिखा देता हूँ। आप नेम में जो है मतलब यहाँ से कहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है, क्या हो गया, तो मैं सिंपली लिख देता हूँ ब्लॉग, ओ सॉरी, ब्लॉग नेम। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ से पासवर्ड को भी हटा सकते हैं, और टाइप को आप सिंपली टेक्स्ट कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे टेक्स्ट एरिया कर सकते हैं, सिंपली टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टाइप देने की कोई ज़रूरत नहीं है आई थिंक। उसके बाद यहाँ से आईडी हटा लो और एक
नेम ऐड कर दो, और नेम क्या होना चाहिए, नेम सेम होना चाहिए आपके वेरिएबल से। कन्फ्लिक्ट्स को रिमूव करता है और कुछ नहीं। ब्लॉक डिस्क्रिप्शन, ब्लॉक डिस्क्रिप्शन हो गया, ब्लॉक डिस्क्रिप्शन कहाँ है, ठीक है, ब्लॉक डिस्क्रिप्शन ओके। और यहाँ पे ब्लॉक दिस डिस्क्रिप्शन, TIN स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है गाइस, ओके। तीसरा चीज़ अपना ये नहीं होगा। तीसरा चीज़ क्या होगा कि एक फाइल भी ले लेते हैं। मुझे पता नहीं है कि कैसे फाइल लेते हैं, तो मैं जाके इंटरनेट पे भी सर्च कर सकता हूँ। और ऐसे लिख देते हैं टाइप इज इक्वल टू फाइल, टाइप इज इक्वल टू फाइल हो गया। और नेम में क्या लिख सकते हैं, ब्लॉक इमेज, ठीक है। अपना मतलब अब अपना जो HTML है वो रेडी है। मैं एक बार यहाँ से एक और चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम एक और काम कर लेते हैं अपने, इसको बंद करो, एक और काम कर लेते हैं, जो भी अपना URL है वो URL में जाके एक और पाथ ऐड कर देते हैं। कॉमा लगाना मत भूलना, नहीं तो कॉमा के वजह से एरर आ जाती है। ये एक लिस्ट है, लिस्ट में कॉमा यूज़ होता है हर आइटम को सेपरेट करने के लिए। अब जब भी आप एड ब्लॉग नाम के URL पे फायर करोगे तो ऐड होना चाहिए एक ब्लॉग, एड ब्लॉक कॉल होना चाहिए। एड ब्लॉक कहाँ मिलेगा, अब आप सिंपली बता सकते हैं एड ब्लॉक कहाँ मिलेगा। एड ब्लॉक आपको मिलेगा व्यूज में। आओ यहाँ पे डेफ एड, कहाँ चला गया, एड ब्लॉक में रिक्वेस्ट डालेंगे, रिक्वेस्ट आएगी ही आएगी, रिक्वेस्ट बिना ये रन करेगा ही नहीं, इसमें इनपुट रिक्वेस्ट चाहिए। सबसे पहला काम आप रेंडर करवा दो कि आपको इस URL पे क्लिक करने पे ये फंक्शन जब कॉल हो तो सबसे पहले क्या रेंडर होना चाहिए। एड ब्लॉक का HTML रेंडर होना चाहिए और रिक्वेस्ट, अभी हम डेटा नहीं ला रहे, ठीक है। अब यहाँ पे किसी वजह से नहीं शो कर रहा है एड, सॉरी, ये एज HTML मैंने कर दिया था, ओहो, ठीक है। अब हम इसको कट कर देते हैं यहाँ पे। अब सिंपली आप यहाँ से जा सकते हैं, मतलब यहाँ पे नीचे लाइन नहीं आ रही थी इसलिए मैंने सोचा कि चेक कर लेते हैं। सर्वर देखते हैं, सर्वर रन कर रहा है, सर्वर यहाँ पे आप जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप मतलब एड ब्लॉक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ब्लॉग नेम, ब्लॉक डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। अब ब्लॉक इमेज नहीं आ रही है तो यहाँ पे कुछ दिक्कत है, देख लेते हैं। ब्लॉग, ब्लॉग, ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पर टिप खुला है और बंद हो गया। और टेक्स्ट एरिया को मैंने क्लोज नहीं किया था, टेक्स्ट एरिया को क्लोज नहीं करने पे देखो क्या एरर आ रहे थे, अब एरर से हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लॉग नेम आप एंटर कर सकते हैं, ये एंटर कर सकते हैं, यहाँ से फाइल चूज कर सकते हैं अपने फोल्डर से और यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब पहला काम अपने जेंगो प्रोजेक्ट का अभी ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर में, आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं डेटा लूँगा और डेटाबेस में अपने स्टोर करवाना है, तो उसके लिए आपको लॉजिक लिखनी पड़ेगी, खुद ही लॉजिक लिखनी पड़ेगी। मैं लिख के भी बता देता हूँ कि कैसे लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब देखो एक और चीज़ क्या करते हैं, आप यहाँ पे सर्च करो कि इंक, इंक टाइप इन HTML फॉर फॉर्म्स, ठीक है, अभी शो करेगा। इंक टाइप आप ऐड कर सकते हैं,
ठीक है, आप यहाँ से ये ऐड कर दो, एंग टाइप अपने फॉर्म में ऐड कर दो। आपका यहाँ पे फॉर्म है, फॉर्म में ऐड कर दो एंग टाइप, ठीक है। और यहाँ पे आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि आप एक मेथड दे सकते हैं, पोस्ट दे सकते हैं। आप यहाँ पे कैपिटल या फिर स्मॉल दोनों में लिख सकते हैं। HTML कैपिटल स्मॉल नहीं समझता है, दोनों को एक कर देता है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि देखो क्या हो रहा है कि ऐड ब्लॉक से यहाँ पे सिंपली देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने ये बहुत सारे कंटेनर बना के रखे हैं। इसमें टेक्स्ट एरिया है, इनपुट है, फिर यहाँ पे सबमिट टाइप हो रहा है। यहाँ पे सबमिट जैसे ही क्लिक होगा ना, तो सबमिट क्लिक होते यहाँ पे जितने भी डेटा हैं ये सारी चीज़ें सबमिट हो जाएंगी। और सबमिट होके स्टोर कहाँ होंगी, तो अब हम स्टोर करवाने वाले हैं। तो ये कहाँ से डेटा कहाँ से आ रहा है, ये डेटा रिक्वेस्ट से आ रहा है, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट किस टाइप का क्या चीज़ है, कैसा है, इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे कि मेथड्स में क्या हो गया कि आप अगर जाके फोरम पे देखेंगे तो मेथड्स में आपको बहुत सारे मेथड्स दिख जाएंगे, लाइक पोस्ट हो गया, गेट हो गया, पैच, डिलीट, अपडेट, पैच, पुट, डिलीट, ये सारे पोस्ट होते हैं। तो आप समझो एज इट इज़ पोस्ट ऑफिस, आप पोस्ट ऑफिस में जाके अपने डेटा को भेजते हैं और वो डेटा कहीं जाता है, हो सकता है कहीं स्टोर हो जाए जाके। तो ये मेथड पोस्ट है, मतलब पोस्ट कर रहे हैं हम, यहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है। तो आप अब जब यहाँ पे आएंगे एड ब्लॉक, एड ब्लॉक, एड ब्लॉक, एड ब्लॉक, ठीक है। यहाँ से फिर से लिख देते हैं एड ब्लॉक, आई थिंक नहीं था, ठीक है। एरर आ रही थी, एरर नहीं आ रही थी, वार्निंग आ रही थी, ठीक है। अब देखो, अब हम अब यहाँ पे आके चेक कर लेंगे रिक्वेस्ट डॉट मेथड, क्या यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल में, क्योंकि ये HTML नहीं है। अगर पोस्ट होगी तो ही ये करे, क्या करे, तो आपकी जो डेटा आ रही है, जो भी डेटा आ रही है उसको क्या करे, जो रिक्वेस्ट से पोस्ट से डेटा आ रही है, जो रिक्वेस्ट की पोस्ट से डेटा आ रही है उसको आप डेटा में स्टोर करवा लो। अब डेटा में डेटा क्या है, डेटा अब जो है सिंपल सा एक डिक्शनरी रिटर्न हो के आएगा, ठीक है। ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये रिक्वेस्ट जो है ये एक सिंपल सा डिक्शनरी रिटर्न करता है। और ये पोस्ट से जितनी भी डेटा आ रही है, आपकी जो ब्लॉग नेम आ रही है, जो आपका जो यहाँ पे है, यहाँ पे ब्लॉग नेम, जो भी आप यहाँ पे डेटा डालेंगे, यहाँ पे डेटा डालेंगे, यहाँ पे डेटा डालेंगे, ये सब की वैल्यू के फॉर्म में आएगा। और आप पाइथन अगर जानते होंगे तो आपको पता होगा कि की वैल्यू के फॉर्म में अगर आपको वैल्यू को लेना हो तो आपको आप इंडेक्सिंग से नहीं ले सकते हैं, आपको एक गेट या फिर आपको गेट मेथड यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आप सिंपल सा की यूज़ कर सकते हैं, की पास कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा डेटा में आप सिंपल सा जो भी डेटा आ रहा है वहाँ से मैं सबमिट करूँगा, तो जो भी डेटा आएगा वो एक डिक्शनरी में रिटर्न होके आ जाएगा। मतलब डेटा इसके अगर टाइप में प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे डिक्शनरी ही प्रिंट होगी, आई थिंक, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब सिंपली क्या करो, अपने व्यूज़ में फ्रॉम डॉट मॉडल्स को लेते आओ, मॉडल्स इंपोर्ट एस्टिक्स, सब कुछ को इंपोर्ट कर लो, सारी चीज़ें को। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मॉडल से सारी चीज़ें इंपोर्ट हो गई, तो अब आपको सिंपली मैंने डेटा को ले लिया और ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से निकालो ब्लॉग नेम, निकालो ब्लॉग नेम, निकालो ब्लॉग नेम। ब्लॉग नेम कहाँ से आएगा, डेटा से हम गेट करेंगे, गेट में क्या कि आप क्या पास करेंगे कि ब्लॉग नेम, फिर ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन निकालो और डेटा से गेट करो। आप सिंगल कोट डबल कोट दोनों यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डिस्क्रिप्शन में सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और एक और चीज़ है, अपना जो फाइल है, तो इस पोस्ट से जो है सिर्फ टेक्स्ट फाइल ही आती है, मतलब टेक्स्ट टाइप की डेटा जो आती है वो इस पोस्ट से ले सकते हैं।
अब आप क्या करेंगे कि आप इमेज को लेंगे, इमेज हो सकता है आ जाए ना आए, तो आपको जो एक्सेप्शन है, बहुत सारे एक्सेप्शन आ सकते हैं, हो सकते हैं आप इमेज अगर नहीं अपलोड किए हैं और फिर भी ये इमेज चेक कर रहा हो, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि वहाँ से आप ट्राई में डाल देंगे कि अगर नहीं हो पा रहा है तो ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। तो ब्लॉग की जो इमेज आ रही है, ब्लॉग की इमेज क्या होगी, ब्लॉग की इमेज ब्लॉग का नेम ही होगा। सॉरी, ब्लॉग की इमेज जो आ रही है, जो भी आप इमेज ऐड करेंगे उसका नेम ही होगा। जैसे आप इमेज डॉट पी एन जी करते हैं तो यहाँ पे ब्लॉग इमेज में जो वैल्यू आएगी वो इमेज डॉट पी एन जी ही आएगी, ठीक है। ब्लॉग इमेज में आप सिंपली क्या करेंगे, आप ये नहीं कर सकते, देखो ये पोस्ट, मैंने फिर से बता रहा हूँ, पोस्ट क्या होता है, सिर्फ टेक्स्ट फाइल चीज़ें को लाता है। अगर आप टेक्स्ट चीज़ें को लाता है, अगर आपको फाइल टाइप की चीज़ें को लानी है तो आपको रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट एफ आई एल ई एस फाइल्स। और यहाँ से आपको की डालनी पड़ेगी, क्या, देखो यहाँ पे कंफ्यूज ना होना भाई कि देखो गेट मेथड में मैंने पैरेंथेसिस लगाया है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होगा, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में यूज़ कर लेता हूँ, डिक्शनरी है ना भाई, तो स्क्वायर ब्रैकेट में यूज़ करता हूँ यहाँ पे ब्लॉग इमेज, ठीक है। अगर ये आ जाए तो ब्लॉग इमेज में ऐड हो जाए, नहीं तो एक्सेप्ट में, एक्सेप्शन में कॉट करेंगे या कैच करेंगे ब्लॉग इमेज को, सिंपली क्या करेंगे, नन कर देंगे। कुछ ना कुछ स्टोर करवाना है, अगर यहाँ पे नहीं होता तो पता नहीं क्या स्टोर होता, एरर आ जाता, मैं आपको दिखा दूंगा क्या एरर आती है, ठीक है। अभी हमने सारा डेटा ले लिया अपने बैक फ्रंट एंड से, अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब हम एक, अब जो भी आपने मॉडल क्रिएट करके रखा है उसका आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सिंपली लिखते हैं ऐसे, आपने मॉडल्स को इंपोर्ट करके रखा है, आप सिंपली लिखो ऐसे, ब्लॉग डॉट क्रिएट, ब्लॉग डॉट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, क्रिएट करेंगे और इसमें, इस ऑब्जेक्ट में आप सीधे सीधे जो भी चीज़ें हैं वो एज ए कंस्ट्रक्टर वर्क करेगा, मतलब जो भी यहाँ पे हैं, मतलब तीनों जो फील्ड हैं, ये सारी चीज़ें आप वहीं पे ऐड करवा सकते हैं पैरेंथेसिस में ही। तो आप यहाँ पे लिखो ब्लॉग नेम, ब्लॉग नेम में क्या, ब्लॉग नेम में जो ब्लॉग नेम अभी आया है, मतलब राइट साइड से असाइन हुई है, असाइनमेंट की वही एसोसिएटिविटी ही होती है कि ब्लाइक राइट साइड में जो भी वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में जाके स्टोर करवा दे। और ये वेरिएबल क्या है, एक टेबल की, टेबल है, टेबल का जो ऊपर का जो हेडिंग होता है समझ लो वही है, वहाँ पे जाके अब यहाँ पे ये स्टोर हो रहा है। ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन ये कहाँ से आ रहा है, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन ये वाला ब्लॉग डिस्क्रिप्शन है, क्यों दिक्कत आ रही है, डी एस सी आर आई पी टी ओ एन डी एस सी, इसको कॉपी कर लेते हैं, एरर इसलिए आ रहा है यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया हमने, ठीक है। और ब्लॉग, ब्लॉग इमेज इज इक्वल टू ब्लॉग इमेज, ठीक है। तीनों चीज़ें आ गई। अब इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लो, क्योंकि सेव भी तो करना है ना, सेव करने के लिए एक स्टोर वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे और ब्लॉग डॉट सेव कर देंगे, सेव कर दिया। और इसके बाद कहाँ रीडायरेक्ट होना चाहिए, इसके बाद जैसे ये चीज़ हो जाए, सबसे पहले तो रेंडर कर दे, उसके बाद एक चीज़ रीडायरेक्ट होना चाहिए, रीडायरेक्ट कहाँ रीडायरेक्ट होना चाहिए, किसी यूआरएल पे रीडायरेक्ट होना चाहिए, अभी मैं आप बना दूंगा, उससे पहले ही मैं ब्लॉग डॉट व्यू, ब्लॉग रीडायरेक्ट करवा देंगे, सॉरी यहाँ पे रिटर्न, मतलब इसका मतलब यह है कि अगर मेथड पोस्ट है तो ये चीज़ें करो, ऑब्जेक्ट में क्रिएट करो, डेटा डालो, टेबल में डेटा डालो, टेबल ये मतलब है टेबल में डेटा डालना, टेबल में डेटा डालो, टेबल में डेटा डालने के बाद सेव करो, सेव करने के बाद कुछ तो करो, सेव करने के बाद रीडायरेक्ट करो, रीडायरेक्ट किस पे करो, किसी दूसरे यूआरएल पे रीडायरेक्ट करो, रीडायरेक्ट आ क्यों नहीं रहा है, रीडायरेक्ट हमने इंपोर्ट नहीं करवाया, रीडायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट करवा लो, ओके इंपोर्ट हो गया रीडायरेक्ट।
अब आप रिडायरेक्ट सिंपल सा यूज़ कर सकते हैं। अब एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है, मैं देखो CSRF टोकन इम्पॉर्टेंट है फॉर्म में। अगर आप यहाँ पे जब भी फॉर्म में यहाँ पे आते हैं तो आपको एक चीज़ इंक्लूड करनी पड़ेगी, CSRF टोकन। CSRF टोकन ये चीज़ें करता है, जैसे कि SQL इंजेक्शन तो नहीं हो रहा है, मतलब कोई अटैक से बचाता है हमें, एक सिक्योरिटी जैसे प्रोवाइड करवाता है कि आपकी जो भी यहाँ से डेटा आ रही है वो वेरीफाइड है। तो जेंगो खुद ही वेरीफाई करता है CSRF टोकन, जेंगो नहीं, ये जो भी वेब फ्रेमवर्क है ये खुद ही करते हैं। आप CSRF के बारे में देख सकते हैं, तो मैंने CSRF को ऐड कर दिया यहाँ से। अगर यह ऐड नहीं करेंगे तो सबमिट करते ही आपको एरर आ जाएगी, बोलेगा कि CSRF टोकन को ऐड करो। ठीक है, तो मैं CSRF टोकन को मैं एक बार दिखा ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, सबमिट करता हूँ, क्या आ रहा है, हाँ देखो यहाँ पे आ गया CSRF टोकन मिसिंग, CSRF टोकन नहीं मिल रहा। CSRF टोकन ले तो इसको दिखा दो यहाँ पे। ठीक है, CSRF टोकन, और यहाँ से अब यहाँ से ऐड कर दो, ऐड कर दिया। अब डेटाबेस में अपना जो डेटा है वो ऐड हो चुका है। ऐड हो चुका है कैसे देखोगे, ऐड हो चुका है हम देखेंगे व्यू से, व्यू से देख सकते हैं। आपको मैं उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपने जो अपना जो एडमिन पैनल है वहाँ से भी दिखा सकता हूँ। एक क्रिएट करूँगा सुपर यूज़र, इसका कोड मैं दे दूँगा क्रिएट करने के लिए। आदित्य, इसको स्किप कर सकते हो, आदित्य पासवर्ड रखा हूँ। ठीक है, वाई करो, पास हो गया। अब जाओ यहाँ से, सबसे पहले मैं डेटा ऐड भी कर लेता हूँ क्योंकि डेटा में सिंपल सा शो होगा, दिखेगा नहीं। यहाँ पे देखते हैं ब्लॉग नेम लर्निंग जेंगो वेब फ्रेमवर्क, गलत हो रहा है क्या? ठीक है, लर्निंग जेंगो वेब फ्रेमवर्क, हेलो माय नेम इज आदित्य। ओके, सबमिट कर दो, सबमिट कर दिया। ठीक है, अब जाते हैं अपने एडमिन पे, यहाँ पे जाओ और जो भी आपने यूज़र नेम क्रिएट किया था यूज़र नेम को क्रिएट करो। अब देखो यहाँ पे शायद हमने शायद रजिस्टर नहीं किया हमने, गाइज रजिस्टर कर लो इसको। रजिस्टर नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा। यहाँ पे फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट एस्ट्रिक्स, फिर एडमिन डॉट साइट डॉट, किसको, ब्लॉग को। अब देखो यहाँ पे यही दोनों टेबल दिख रहे हैं, ब्लॉग तो दिख ही नहीं रहा है। अब देखो दिखेगा ब्लॉग, देखो दिखने लगा ब्लॉग। ब्लॉग कहाँ से आ रहा है, ब्लॉग नाम के एप्लीकेशन से आ रहा है। ब्लॉग पे क्लिक करो, जैसे ही ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो दो ऑब्जेक्ट्स, मैंने दो ब्लॉग ऐड किए हैं। एक ब्लॉग यहाँ पे दिख रहा है, ब्लॉग का नेम ये है, ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन ये है, ब्लॉग की इमेज है ही नहीं क्योंकि मैंने डाला ही नहीं था। तो अब क्या करना है, अब तो आप यहाँ से एडमिन पैनल से देख रहे हो, अब आपको देखना है अपने फ्रंट एंड से। तो फ्रंट एंड से देखने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, आपको एक HTML क्रिएट करनी है। HTML क्रिएट करने के लिए आप सिंपली टेम्पलेट में जाओ, जो भी आप HTML से रिलेटेड करोगे, जो भी आप टेम्पलेट से रिलेटेड करोगे वो सारी चीज़ें आपको टेम्पलेट नाम के फोल्डर में लिखनी है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल सा एक व्यू ब्लॉक HTML, और एक बूटस्ट्रैप पे जाते हैं, और बूटस्ट्रैप से एक, क्या हो गया, बूटस्ट्रैप से एक टेबल लेके आते हैं। इसको हम टेबल के फॉर्म में दिखाते हैं, आप जिसके फॉर्म में दिखाएं कोई मतलब नहीं, दिखा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से सबसे पहले तो एक बॉयलर कोड ले लूँ, सबसे पहले इसको कॉपी कर लूँ क्योंकि इसमें हमने लिंक किया था CSS, उसको ऊपर एक दिक्कत है, इसको हटा दो, ये चीज़ें हटा दो। फॉर्म, क्या हो रहा है, फॉर्म हटा दो, फिर यहाँ जाओ, टेबल को कॉपी करो,
अभी मैं दिखाता हूँ कैसे व्यू काम करता है, कैसे हम वहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, ये अपना टेबल हो गया। ओके, सबसे पहला चीज़ क्या होना चाहिए, ब्लॉक आईडी होनी चाहिए। ब्लॉक में ये तो टेबल है, टेबल के बारे में आप फैमिलियर होंगे। देखो, फ्रंट एंड नहीं चाहिए, फ्रंट एंड नहीं सीखना है आपको, बैक एंड सीखना है आपको। जितनी भी चीज़ें होंगी ये सारे बूटस्ट्रैप से उठाओ, पहले बैक एंड सीख लो, उसके बाद फ्रंट एंड सीखते रहना। जेंगो आसान है भाई। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, और ये हो जाएगी ब्लॉक, क्या, ब्लॉक इमेज। ठीक है, इसको हटाओ। क्या हो रहा है भाई, इसको हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है, ये हमारा डेटा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अभी मैं दिखाता हूँ क्या करते हैं। अब यूआरएल सेट कर लेते हैं, उसके बाद यूआरएल से यहाँ पे अब एड ब्लॉक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम ये फायर करेंगे, व्यू व्यू ब्लॉक फायर करेंगे तो व्यू ब्लॉक नाम का एक फंक्शन आपको ओपन शो करके दिखेगा। आप यहाँ से व्यू ब्लॉक बना सकते हैं। डेफ व्यू ब्लॉक, क्या हो गया, रिक्वेस्ट। ठीक है, व्यू ब्लॉक किया हमने और रिक्वेस्ट भाई आएगी ही आएगी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपना क्या है कि व्यू ब्लॉक जैसे ही फायर हो, मतलब व्यू ब्लॉक नाम का यूआरएल जैसे ही फायर हो तो व्यू ब्लॉक अपने आप व्यू ब्लॉक कॉल होगा। और व्यू ब्लॉक कॉल होते सबसे पहले आपको एक एचटीएमएल की फाइल शो करानी पड़ेगी, जो मैं एचटीएमएल की फाइल यहाँ से शो करा देता हूँ। व्यू ब्लॉक डॉट एच टी एम एल, व्यू ब्लॉग डॉट एच टी एम एल, और किसके साथ एक और पैरामीटर पास करना पड़ता है, रिक्वेस्ट। ये हो गया। ठीक है, मैं व्यू ब्लॉग पे जाके नहीं दिखाता हूँ, मैं यहाँ से सारी चीज़ें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, क्या होगा कि आपको जो है व्यू ब्लॉग में आपको डेटा को दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा को यहाँ से लाएंगे। और डेटा कहाँ से लाएंगे, ब्लॉग के ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। फिर बता दूँ, ये डेटा इस ऑब्जेक्ट्स मतलब ब्लॉग के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ब्लॉग के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ये सारे डेटा में आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कंटेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, कंटेक्स्ट। और इस कंटेक्स्ट नाम के वेरिएबल में सिंपल एक डिक्शनरी होती है, ब्लॉग में डेटा डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक डायनेमिक डेटा भेज देते हैं। मतलब समझो कि ब्लॉग के सारे ऑब्जेक्ट्स निकाले, डेटा में डाले, और यहाँ से इस डेटा को एक की में डाला, और इस की को हमने यहाँ सेंड कर दिया। मतलब बहुत सारे डेटा होंगे, बहुत सारी ऐसी की बन जाएगी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया। क्यों पास किया, क्यों पास किया कि जब भी ये कॉल हो, इसमें ये चीज़ें, ये चीज़ रेंडर हो, और उसमें उस पेज पे ये चीज़ दिखे। ये क्या है, ये सिंपल एक डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी में जितने भी डेटा हैं वो सारे हैं। ठीक है, अभी मैं सिंपल सा मैं दिखा देता हूँ, ये अपना हो चुका, व्यू हो गया, हमने क्रिएट व्यू कर लिया। अपडेट और डिलीट मैं आगे की वीडियो में दिखाता हूँ, इसी वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगा। थोड़ी वीडियो लॉन्ग होगी, लेकिन इसमें पूरा ब्लॉगिंग की मैं पूरा दिखाऊंगा, और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑथेंटिकेशन भी लाऊं, या फिर इसी वीडियो में हो सकता है ऑथेंटिकेशन कर दूं। ठीक है, उसके बाद व्यू ब्लॉग में आएंगे, और व्यू ब्लॉग के एचटीएमएल में यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा एक सिंटेक्स देख लो, सिंटेक्स में कुछ नहीं है, यहाँ पे फॉर लगाना है। फॉर, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉक हो सकते हैं ना, एक ब्लॉक तो होगा नहीं। तो फॉर ब्लॉग इन, यहाँ से आ क्या रहा है देख लो, ये भी कि यहाँ से हमने देखा, ब्लॉग ही देखा, तो ब्लॉग्स कर देते हैं। तो यहाँ पे, हाँ, इसको बी ब्लॉग, फॉर ब्लॉग इन ब्लॉग्स। ठीक है, क्या क्रिएट हो,
अब यहाँ पे डायनेमिक डेटा दिखाने के लिए ये सिंटेक्स होता है, देख लो, देखो ये होता है सिंटेक्स। अब यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, ब्लॉग नाम की एक वेरिएबल है, एक ऑब्जेक्ट है, उस ब्लॉग की आईडी, अब आईडी यूनिक होगी। फिर देखो, ब्लॉग नाम का एक सिंपल ऑब्जेक्ट है, मतलब ये समझो कि ब्लॉग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं एक टेबल में, बहुत सारे टेबल हैं, तो उस पर्टिकुलर एक एक को ले आना, तो एक एक को ले आना के लिए मतलब पूरे ब्लॉग्स हैं इसमें आ रही है, और उसमें मैंने एक को ले आया, और एक की भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी, एक की क्या होगी, एक की आईडी होगी, फिर एक की यहाँ पे ब्लॉग एक, देखो ये एक की होगी, अब उसकी क्या हो सकती है, ब्लॉग नेम हो सकता है, कॉपी हो, सॉरी यहाँ पे ब्लॉग, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ठीक है, ब्लॉग नेम हो गया, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन हो गया, ब्लॉग इमेज। यहाँ से ये इमेज लिखने से इमेज शो नहीं हो जाएगा, ये इमेज लिखने से सिर्फ इमेज की, जो मैंने बोला था ना, जो इमेज की नेम होगी वो शो होगी, सिंपल। ठीक है, अब देख लेते हैं, और इसको देखो, ये ऐसे एंड फॉर भी करना पड़ेगा, एंड फॉर हो गया। अब मतलब देखो, जितने ब्लॉग हैं उतनी टेबल रो क्रिएट होगी, एक ही टेबल हेडिंग होगा। देख लेते हैं, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, और ये सिंपल क्लिक, होम होम ये भी सेट कर लेते हैं, व्यू। देखो, हमने जो ऐड किया था, जो भी ब्लॉग ऐड किया था, ब्लॉग नेम, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग इमेज में तो कुछ ऐड ही नहीं किया था, तो यहाँ पे शो होने लगा। अब इससे एक और चीज़ मैं ब्लॉग इमेज भी का भी दिखा दूंगा आगे। उसके बाद क्या करेंगे कि अब हम सिंपल क्या करने वाले हैं, अपने प्रोजेक्ट के एंड की तरफ चलने वाले हैं, प्रोजेक्ट एंड ही होने वाला है थोड़े टाइम में। अब हमें क्या करना है कि अब हमें, मेरे पास सिर्फ दो काम बाकी है, एक तो इमेज को दिखाना, दूसरा अपडेट और डिलीट करना। ये दोनों काम मैं अभी दिखाता हूँ इसी वीडियो में। सिंपल सा आपको क्या करना है कि आपको जितने ब्लॉक्स हैं उतने ये बटन्स क्लिक करने हैं, बटन्स बटन्स बनाने हैं। बटन्स, आप सिंपल जाओ यहाँ पे, सर्च करो बटन, कॉपी करो, बटन हो गया। ये किसका बटन हो गया, ये हो गया लेट्स से अपडेट की बटन हो गई। अभी मैं दिखाता हूँ कितना अच्छा बटन बन के आएगा। ये इसको कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो, और ये हो गई डिलीट की बटन। ये बटन, यहाँ पे आप ये एंकर टैग दे सकते हैं क्योंकि आपको रेफरेंस देनी है। और ब्लॉग की क्या कॉल होनी चाहिए, डिलीट कॉल होनी चाहिए। किसके साथ, अभी मैं दिखाता हूँ इसका क्या मतलब, किसके साथ, ब्लॉग की आईडी के साथ। इसका क्या मतलब है, इसको ऊपर भी लिख के बताता हूँ, मैं समझा दूंगा, चिंता मत करो। अब देखो, मान लो तुम्हारे पास टेबल में बहुत सारे ब्लॉग्स हैं,
अब उस ब्लॉक को आपने ब्लॉक को क्लिक किया, ब्लॉक को डिलीट करना है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अगर मैं इस ब्लॉक को क्लिक करूंगा तो आप बैकएंड में किस तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं कि वही ब्लॉक डिलीट हो। तो इसके लिए सिंपल सा क्या होगा, मैं यहाँ पर रेफरेंस भी दे दे रहा हूँ कि मैं ब्लॉग की आईडी भी पास कर रहा हूँ, और मैं फिर से बता रहा हूँ कि ब्लॉग जब भी आप क्रिएट करेंगे तो उसकी आईडी ऑटोमेटिकली यूनिकली क्रिएट होती है। मतलब जितने भी आप ब्लॉग क्रिएट करेंगे, जितनी भी टेबल बनेगी, उसकी सबकी आईडी यूनिक होगी। तो आप आईडी सीधे पास करके आप सीधे वहाँ से आईडी निकालेंगे, और मैं अभी व्यूज़ में भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं आईडी को निकालूंगा और उस आईडी वाले को ही डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से मैं आईडी भी पास कर रहा हूँ। ठीक है, ये आईडी हो गया। अब मैं देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ जो यहाँ पे है। अब देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, देखो ये दोनों ग्रीन आ गया। क्या दोनों ग्रीन आ गया? तो यहाँ से डेंजर कर दो। अब देखो डेंजर हो गया, ये बहुत डेंजर। ठीक है, तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है, हो गया, बहुत अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे अपडेट और डिलीट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है तो यहाँ पे अपडेट डिलीट थोड़ा सा अच्छा दिखे। फ्रंट एंड नहीं करना है गाइस, बैक एंड करना है हमें। ठीक है, फ्रंट एंड तो हो जाएगा, रिएक्ट सीखो, रिएक्ट सीखने से होगा फ्रंट एंड। जेंगो प्लस रिएक्ट की बहुत डिमांड है मार्केट में, फ्रीलांसिंग पे भी आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। और फिर से बता दूं कि आप जो सीख रहे हैं ये जेंगो फ्रेमवर्क है, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क इससे 80% डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। टेम्पलेट से तो उसमें बात ही नहीं होगी, उसमें आपको एपीआईज बनाने पड़ेंगे, एपीआईज के एंड पॉइंट को, रूट को, और एपीआईज मतलब कुल मिला के वो एपीआईज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो मैं अभी यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, तो देखो क्या, देखो यहाँ पे अभी क्या यूआरएल है, ब्लॉग्स व्यू ब्लॉग यूआरएल है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखो क्या हो रहा है, ब्लॉग अपडेट 1 का हो रहा है। तो मुझे ऐसा यूआरएल भी सेट करना पड़ेगा। ठीक है, छोटा हो गया क्या? हाँ ठीक है, इतना पे रखने देते हैं। ठीक है, यूआरएल भी सेट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यूआरएल में जाता हूँ, और यूआरएल में मैंने ये किया है ब्लॉग। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब मैं क्या बनाता हूँ यूआरएल अपडेट का, और अपडेट के साथ क्या आना चाहिए, एक एक इंटीजर पॉइंटर भी आना चाहिए लेट से। और कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, अपडेट फंक्शन कॉल होना चाहिए। और वैसे ही एक क्या ओपन हो गया, एक डिलीट डिलीट नाम का होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, एक उसके साथ एक, वहाँ से हम क्या किया था अपने फ्रंट एंड से, हमने एक, अब देखा होगा अपडेट के बाद हमने उसकी आईडी भी भेजी थी, तो वो इंटीजर टाइप की थी, तो हमने एक आईडी ले ली जो कि इंटीजर टाइप की है। अब हम इसी आईडी को हम अपने इसमें कैप्चर करेंगे। देखो कैसे, मैं डिलीट वाला करके दिखा देता हूँ कैसे होता है डिलीट। ठीक है, कॉमा लगा दो, नहीं लगाओ लास्ट वाला है, आगे भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैंने कॉमा भी लगा दिया। फिर अपने व्यूज़ में जाएंगे और व्यूज़ में जाके अपना लॉजिक जो है वो लिखेंगे। अब यहाँ पे डिलीट बनाओ। देखो अभी तक तो हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, अब इसके साथ एक आईडी भी आ रही है, पीके आईडी है। ठीक है, आईडी आईडी होगी, यूनिक आईडी होगी। अब हम क्या करेंगे कि एक क्वेरी सेट बनाएंगे, क्वेरी सेट या फिर डेटा बना सकते हैं आप, मतलब किसी किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है। किसको स्टोर करवाना है, जो भी की आ रही है सारे ऑब्जेक्ट्स में से, मतलब ब्लॉक्स के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से फिल्टर करो या फिर गेट करो आईडी इज इक्वल टू पी के। मतलब उसी उसी ऑब्जेक्ट को गेट करना है जिसकी आईडी जो फ्रंट एंड से आ रही है उससे मैच हो जाए। मतलब अब हम पूरी की पूरी लॉजिक यहाँ पे लगा चुके हैं कि फ्रंट एंड से अब हम अगर क्लिक करेंगे किसी एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करना, तो सिर्फ वही ऑब्जेक्ट डिलीट होगा। डिलीट कैसे होगा, सिंपल सा क्वेरी सेट डॉट डिलीट नाम का एक फंक्शन होता है, डिलीट करो
और सिंपल ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद हाँ, मैंने इम्पोर्टेंट काम तो छोड़ ही दिया। इम्पोर्टेंट काम ये है कि आपको सबसे पहले जब डिलीट नाम का फंक्शन जो कॉल होगा तो आपको एक नहीं, इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने नहीं छोड़ा, इम्पोर्टेंट चीज़ मैं नहीं छोड़ता हूँ। उसके बाद रिटर्न करना है रिडायरेक्ट। किसको किसको रिडायरेक्ट करना है, कहाँ रिडायरेक्ट करना है? आप डिलीट कर दिए तो फिर से आप उसी व्यूज़ पे ही रिडायरेक्ट कर दो। तो व्यूज़ पे रिडायरेक्ट करने के लिए सिंपल सा आपको व्यू क्या था अपना, ब्लॉग व्यू ब्लॉग नाम का यूआरएल होगा। अब मैंने यहाँ पे यूआरएल सेट करके रखा है और यहाँ पे बनाया नहीं है, तो इसको हटा दो, थोड़ा सा कमेंट आउट कर दो। आप देखो कैसे कितना अच्छा काम करेगा। देखो व्यू व्यू कर दिए। अब इसको देखो डिलीट कर दूंगा, क्या हो रहा है? दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है। आएगी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्लैश नहीं ऐड किया था, यूआरएल अच्छे से फायर नहीं हो रही थी। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। देखो, ये देखो डिलीट हो गया। बस एक फाइनल काम बचा है, दो काम और बचे हैं। ब्लॉग की इमेजेस भी ऐड कर लेंगे तो आप बहुत मास्टर बन जाएंगे। एक और चीज़ कर लेंगे तो अगर आप ऑथेंटिकेशन भी सीख जाएंगे तो आप बेसिक प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं और कॉलेज में फ्लैक्स भी कर सकते हैं, और फर्स्ट ईयर वाले भी कर सकते हैं, सेकेंड ईयर वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब अपडेट की भी बना लो। अपडेट के लिए आपको एक अपडेट नाम का एक टेम्पलेट बना लेते हैं। अपडेट नाम का टेम्पलेट यहाँ से बना लो। कहाँ बन रहा है भाई, वहाँ नहीं। अपडेट नाम का टेम्पलेट नाम के फोल्डर में एक अपडेट नाम का टेम्पलेट बना लो। हाँ, अपडेट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, और अपडेट में सिंपली क्या होगा, इस पूरे कॉपी करो इसको और अपडेट में लाके पेस्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे एड ब्लॉग टाइटल आ रहा था तो यहाँ से अपडेट ब्लॉग टाइटल कर दो। और हो गया। यहाँ पे सबमिट की जगह अपडेट कर दो। ठीक है, अपडेट कर दिया हमने। अब सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब हमने ये भी रेडी कर लिया। अब हम अपने व्यूज़ में जाएंगे और एक अपडेट नाम का बना लेंगे, डेफ अपडेट। ठीक है, और सिंपल सा क्या करेंगे कि यहाँ से भी वही हाल है। क्या हाल है कि रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर पोस्ट होगा तो ही लेंगे। मेथड यहाँ पोस्ट होगा तो हम डेटा में रिक्वेस्ट डॉट डेटा सॉरी रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर सिंपल सा क्या करो कि वो जो ऑब्जेक्ट आ रही है उसको ऑब्जेक्ट को जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ से पीके से उसको लाओ। यहाँ पे ये करेंगे यूज़र इज इक्वल टू यू सॉरी ब्लॉग इज इक्वल टू ब्लॉग डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। मतलब वही आएगी जिसको आपको चाहिए, वही ब्लॉग आएगा। फिर आप क्या करेंगे, ब्लॉग नेम में निकाल लेते हैं पहले। ब्लॉग नेम इज इक्वल टू, ये सिंपल यहाँ से कॉपी कर लो ना, सेम वही तो है। ठीक है, यहाँ से अपडेट एचटीएमएल को और फिर से व्यू ब्लॉक को रिडायरेक्ट कर दो। व्यू ये था, ओके। ठीक है, यहाँ पे भी गलत हो गया था क्या, यहाँ पे भी व्यू ब्लॉक होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये आया, सारी डेटा आ गई। क्रिएट नहीं करना है, क्रिएट नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है कि आपको वो पी के आ रहा था, ठीक है,
तो आपको सिंपल सा वो ऑब्जेक्ट निकालना है। तो ब्लॉक के ऑब्जेक्ट्स में से गेट करेंगे और आईडी इक्वल टू पीके कर देंगे। ये ब्लॉक की आ गई। अब आप सिंपल क्या करो, ब्लॉक डॉट ब्लॉक नेम, मतलब उस पर्टिकुलर ब्लॉक का ब्लॉक नेम क्या हो जाएगा, ब्लॉक नेम के बराबर हो जाएगा। और उस पर्टिकुलर इमेज, जो भी इमेज आ रही है, सॉरी डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, ब्लॉग नेम, पर्टिकुलर ब्लॉग का ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, मतलब इसका मतलब है ब्लॉग का ब्लॉग डिस्क्रिप्शन क्या आना चाहिए, जो ब्लॉग डिस्क्रिप्शन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, हमने इसमें स्टोर करवाया है। अब उसी में उस पर्टिकुलर ब्लॉग का ब्लॉग इमेज क्या होना चाहिए, ब्लॉग इमेज हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ब्लॉग को सेव करके और व्यू ब्लॉग पे रिडायरेक्ट करवा देंगे। अब देखो, देखते हैं, मैंने क्रड एप्लीकेशन जो है आपका 100% रेडी हो चुका है। मैं एक बार पूरा ट्रायल करके दिखा देता हूँ। 100% नहीं, 90% रेडी हुआ है। मैं अभी ब्लॉग भी इमेज को भी दिखाता हूँ। ये देखो क्या हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया क्या, होगा क्यों नहीं, मैंने फायर तो गलत करवाई है यहाँ से, ये किया ही नहीं मैंने। देखो छोटी छोटी, देखो अब मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा माइन, दिस इज माई लास्ट प्रोजेक्ट, बाय, ठीक है, अपडेट कर दो। तो दिस इज माई लास्ट प्रोजेक्ट और बाय, ये सारी चीज़ें हो गई। अब लास्ट फाइनल काम क्या कर लेते हैं, फाइनल काम हम कर लेते हैं इमेज से रिलेटेड। तो इमेज के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा फाइनल वर्क करना पड़ेगा। आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, सेटिंग में जाओ और यहाँ पे आप क्या करो, मीडिया, ये याद करना पड़ेगा, याद करो, रटो, कुछ भी करो, लेकिन ऐसे ही है। जितने भी जो स्टैटिक्स इमेजेस होते हैं वो भी हम अपने HTML पे शो करा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये सारी चीज़ें स्टैटिक चीज़ें के लिए होती हैं, जो आपके सिस्टम में है या फिर आप कहीं से दिखाना चाहते हैं, जैसे कि इमेजेस हो गया, ये सब चीज़ें मीडिया वीडियो चीज़ें दिखाने के लिए आपको ये सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद हम व्यू में आएंगे। व्यू में जहाँ पे मुझे ये ब्लॉग इमेजेस दिखानी है ना, तो मैं सिंपल क्या करूँगा कि ये जो है ना, मैं शुरू में बताया था कि ये इमेज की फाइल आएगी, मतलब इमेज का नेम आएगा यहाँ पे, इमेज की जो फाइल नेम होती है वो आएगा। मुझे ये नहीं चाहिए, फाइल नेम से रिलेटेड मुझे उसकी मीडिया चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सबसे पहले ये करो, ठीक है, एक ये होगा, इसके अंदर मैं एक इमेज टैग दूंगा और उसके अंदर इमेज में क्या देते हैं, सोर्स देते हैं, सोर्स आई थिंक सोर्स ही देते हैं। फिर मीडिया से रिलेटेड, मतलब मीडिया के बाद अगर हम जो फाइल की नेम होगी, ये डायनेमिक है इसलिए मैंने इसको डबल करली ब्रैकेट में रखा है, यहाँ पे ये रख देंगे। अब देखो, अब हो सकता है कि इमेज आ जाए, क्योंकि इस डेटा में, इस टेबल के डेटा में मैंने क्या किया है कि एक इमेज, यहाँ तक देखो, यहाँ तक इमेज की सिर्फ फाइल नेम आ रही थी। अब मैंने मीडिया ऐड करने से फाइल नेम से रिलेटेड वो जो मीडिया होगी वो शो करने लगेगी। अब देखो, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक ब्लॉग ऐड कर लेता हूँ, लर्निंग, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। और एक फाइल सेट कर लेते हैं, यहाँ से मैं ये सेट कर लेता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। जैसे सबमिट करूँगा तो ये देखो ना कि यहाँ पे जो इमेज है वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा, यहाँ से अपडेट कर दूँगा, अपडेट करूँगा तो वो हेलो लिख दूँगा, यहाँ पे दूसरी फाइल सेलेक्ट करके भेज दूँगा। मतलब मैंने क्या किया, फ्रंट एंड और बैक एंड हो गया। देखो ये ब्लॉक इमेज आ गई। तो मैं ये कोड गिटहब रेपोजिटरी पे सेंड कर दूंगा, रेपो पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।
अगली वीडियो मैं ऐसे ही 2-3 और प्रोजेक्ट्स के वीडियो और बनाऊँगा जेंगो से रिलेटेड, और उसके बाद मैं जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की भी वीडियो अपलोड करूँगा। रेस्ट फ्रेमवर्क में हम सिर्फ एपीआई बनाएंगे, स्टार्टिंग करेंगे। इसमें इसमें इसी प्रोजेक्ट में नेक्स्ट वीडियो आएगी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड। ऑथेंटिकेट करूँगा मैं, मतलब लॉगिन और रजिस्टर करेंगे कि कोई भी आके कोई भी आके बंदा लॉगिन ना कर पाए। मैं लॉगिन और रजिस्टर भी करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, थैंक यू।